हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर हमारे साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर राहुल गोस्वामी। अभी तक हम डिटरमिनेंट चैप्टर देख रहे थे। डिटरमिनेंट चैप्टर में हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स की थी, फिर हमने इन्वर्स निकालना भी सीखा था। आज हम देख रहे हैं लास्ट लेक्चर की बात करूँ, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स मेथड से कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करना सीखा था। आज हम देखेंगे किससे, डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट में क्या बताया था आपको, एक होता है मैट्रिक्स मेथड, पहला था हमारा मैट्रिक्स मेथड जो हम सीख चुके हैं। मैट्रिक्स मेथड लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। और सेकंड था हमारा क्रेमर्स रूल, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, करेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट देखते हैं हम सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स। कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, उसमें वेरिएबल कितने हैं, दो ही हैं। तो ले लेते हैं, लेट इक्वेशंस बी a1x प्लस a2y इक्वल टू c1, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये हमने कोई भी दो इक्वेशन ले ली। इनको देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेट डेल्टा, डिटरमिनेंट क्या होगा, डेल्टा ले लेते हैं a1 b1 a2 b2। डेल्टा वन मान लेते हैं, डेल्टा वन क्या होगा, c1 c2 b1 b2। और डेल्टा टू क्या होगा, a1 a2 और c1 c2। क्लियर। क्या है हमारे पास, हमने डेल्टा माना a1 b1 a2 b2, डेल्टा वन माना c। यहाँ पे क्या करा हमने, जो हमारा a1 a2 था डेल्टा में, उसकी जगह हमने c1 c2 रख दिया। पूरा भी डेरिवेशन करके बताऊंगा कि रिजल्ट कैसे आता है आपका। डेल्टा टू में क्या किया हमने कि b1 b2 को हटा के हमने क्या किया, c1 c2 को रख दिया। क्लियर। अब देखते हैं मैं कोई भी डेल्टा वन लेता हूँ, जैसे डेल्टा वन लिया मैंने। डेल्टा वन क्या है आपका, c1 c2 और b1 b2। क्या है, डेल्टा वन है हमारा c1 c2 और b1 b2। तो c1 में हम वैल्यू रख देते हैं, c1 में वैल्यू रखते हैं। c1 में वैल्यू कहाँ, यहाँ से रखते हैं वैल्यू, तो रख देते हैं वैल्यू c1 में। c1 में वैल्यू रखिए a1x प्लस b1y b1, और यहाँ पे c2 की जगह यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो c2 की जगह रखेंगे a2x प्लस b2y और यहाँ पे b2। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊं, क्या इस इक्वेशन में से b1 का मल्टीप्लाई करके y से, b1 का y से मल्टीप्लाई करूं और इसमें से माइनस कर दूं, तो a1x प्लस b1y माइनस b1y हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगाऊं मैं, c1 में ऑपरेशन लगाऊं, c1 माइनस y टाइम्स ऑफ c2, c1 माइनस y टाइम्स ऑफ c2। तो देखिए डेल्टा वन क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा वन हो जाएगा, c1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं a1x प्लस b1y माइनस y टाइम्स ऑफ c2 माइनस b1y2। देखिए a1x प्लस b1y माइनस b1y, तो b1y कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा a1x। सिमिलरली यहाँ पे लगाएंगे ऑपरेशन तो a2x बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा b1 b2। क्लियर। अब डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में से कोई भी एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा a1 अगर मैं बाहर निकाल लूँ, सॉरी a1 नहीं, x बाहर आएगा, x बाहर निकाल लूँ तो क्या बचेगा अंदर, a1 a2 b1 b2। क्लियर। तो और a1 a2 b1 b2 किसकी वैल्यू थी, डेल्टा की वैल्यू थी। तो हो जाएगा आपका x डेल्टा, ये क्या हो जाएगा आपका x
डेल्टा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला हमें कि डेल्टा वन किसके बराबर आ गया हमारा, एक्स डेल्टा के। डेल्टा वन किसके बराबर आ गया, एक्स डेल्टा के, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल्टा वन डिवाइड बाय डेल्टा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा वन डिवाइड बाय डेल्टा। और सिमिलरली अगर मैं डेल्टा टू को लेके सॉल्व करूं और सी वन की जगह क्या रख दूंगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, और सी टू की जगह ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू की जगह क्या रख दूंगा, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, और सिमिलरली ऑपरेशन लगाऊंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा डेल्टा टू इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ डेल्टा, और y की वैल्यू हो जाएगी हमारी डेल्टा टू डिवाइड बाय डेल्टा। y की वैल्यू हो जाएगी हमारी डेल्टा टू इंटू डेल्टा अपॉन डेल्टा। यही हमारा होता है क्रैमर्स रूल, यही होता है हमारा क्रैमर्स रूल। क्लियर। देखते हैं क्या किया हमने। हमें कोई भी दो इक्वेशन दी गई थी दो वेरिएबल्स में, तो हमने इक्वेशन ली ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। क्लियर। तो हमने सबसे पहले डेल्टा माना, डेल्टा क्या माना, ए वन बी वन ए टू बी टू। डेल्टा वन में क्या किया हमने, डेल्टा वन में क्या किया है, ए वन ए टू की जगह हमने सी वन सी टू लिख दिया, ए वन ए टू की जगह हमने सी वन सी टू लिख दिया। तो डेल्टा वन क्या हो गया, सी वन सी टू बी वन बी टू। डेल्टा टू में क्या किया, जो डेल्टा है उसमें बी वन बी टू की जगह हमने सी वन सी टू लिख दिया यहाँ से। क्लियर। इस इक्वेशन से बी वन बी टू की जगह हमने सी वन सी टू लिख दिया। अब हमने डेल्टा वन को उठाया, तो डेल्टा वन में हमने सी वन की वैल्यू रखी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, और सी टू की वैल्यू रखी हमने ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई। फिर हमने इस रो में इस कॉलम में क्या ऑपरेशन लगाया, हमने इस बी वन वाई को हटाने की सोचा, और यहाँ से बी टू वाई, हमें बी वन बी टू दिए थे तो हमने इनका बी वाई से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें डेल्टा वन की वैल्यू मिली ए वन एक्स बी वन ए टू एक्स बी टू। फिर हमने क्या देखा, x कॉमन आ रहा है फर्स्ट कॉलम से, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिला, ये पूरा डेल्टा मिल गया। और हमने देखा कि डेल्टा वन इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा आ चुका है, x डेल्टा वन इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा आ चुका है। तो x की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, और डेल्टा टू की वैल्यू क्या होगी, y इंटू डेल्टा, और y की वैल्यू डेल्टा अपॉन डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। क्लियर। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यही क्या होता है हमारा क्रैमर्स रूल, यही क्या कहलाएगा हमारा क्रैमर्स रूल। तो मैट्रिक्स मेथड देख ही चुके थे, और क्रैमर्स रूल में हमने x और y की वैल्यू निकालना सीख ली। क्लियर। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है। हो सकता है कभी डेल्टा जीरो हो जाए, कभी हो सकता है डेल्टा वन और डेल्टा टू जीरो हो जाए, हो सकता है कभी कोई भी जीरो ना हो, तो उसके बेस पे हम देखते हैं हमारे क्या रिजल्ट्स आते हैं। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो हमारे रिजल्ट क्या आ चुके हैं, रिजल्ट आया हमारा डेल्टा वन इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा, यहाँ से x आया हमारा डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, और डेल्टा टू इक्वल टू आया हमारा y इंटू डेल्टा, और y की वैल्यू आई है डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। ये हमारे रिजल्ट आ चुके हैं। अब देखिए इनसे हम क्या क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं अब कि हमारा रिजल्ट किस प्रकार से क्या क्या होगा। आपको बताया था सॉल्यूशन किस प्रकार से हो सकते हैं, एक तो कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, एक होता है इनकंसिस्टेंट जिसमें नो सॉल्यूशन। ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं केस वन इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा हमारा जीरो के बराबर नहीं है, और डेल्टा वन और डेल्टा टू भी हमारे जीरो के बराबर नहीं है, डेल्टा हमारा जीरो के बराबर नहीं है। डेल्टा क्या था हमारा, डेल्टा था ए वन ए टू बी वन बी टू। क्लियर। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा की वैल्यू होगी आपकी, देखिए यहाँ पे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये हमारा जीरो के बराबर नहीं है,
तो यहाँ से क्या पता चला, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। या आप मेरा डिटरमिनेंट का फर्स्ट लेक्चर याद कर लीजिए या फिर क्लास 10th को थोड़ा याद कर लीजिए, ये चीज़ आपको बताई गई थी। यहाँ से क्या पता चलता है कि टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल, दो लाइंस कैसी हमारी पैरेलल नहीं है, कब, जब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 होंगे। अगर पैरेलल नहीं है देन दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट ईच अदर एंड इट विल हैव वन सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर। अगर हमारा डेल्टा 0 के बराबर नहीं है और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी 0 के बराबर नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि दोनों लाइन ना ही पैरेलल होंगी ना ही कोइंसिडेंट होंगी, और वो क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और उनका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर। उनका सॉल्यूशन क्या होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या लेते हैं, चलिए ले लेते हैं, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा को 0 ले लेते हैं और डेल्टा 1 डेल्टा 2 इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा को 0 ले लिया और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 0 नहीं लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर डेल्टा 0 है, और डेल्टा 1 क्या बोल रहा है, वो 0 नहीं है, डेल्टा 1 इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा आया, वो बोल रहा है कि डेल्टा तो 0 है और डेल्टा 1 0 नहीं है, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ऐसा हो सकता है कि डेल्टा तो 0 हो लेकिन डेल्टा 1 0 ना हो। x की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है क्या, नहीं। ऐसी तो x की कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी कि हम जिसका 0 से मल्टीप्लाई करें और हमें नॉन जीरो मिल जाए। क्लियर। तो यहाँ से बोल सकते हो आप कि ये नो सॉल्यूशन होगा। यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, नो सॉल्यूशन, क्योंकि x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। और सिमिलरली ऐसे ही डेल्टा 2 में भी y इंटू डेल्टा है, तो y की भी ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जो 0 से मल्टीप्लाई होके नॉन जीरो नंबर दे दे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब है कैसा होगा, लाइंस हमारी आर पैरेलल, लाइंस हमारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर। हमारा नो सॉल्यूशन होगा और लाइंस हमारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर। केस 1 जब डेल्टा हमारा 0 नहीं है तब तो हमें क्या मिल गया, डायरेक्ट यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, सिर्फ एक सॉल्यूशन। और जब हमारा डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 नॉन जीरो हैं, तो हमें क्या पता चला, वहाँ से नो सॉल्यूशन और लाइंस आर पैरेलल। नो सॉल्यूशन क्यों, देखिए यहाँ पे x1 डेल्टा 1 इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा है, डेल्टा 0 हो चुका है, x 0, x कोई भी x की हम कौन सी वैल्यू लें कि डेल्टा 1 0 हो जाए, x का मल्टीप्लाई हम 0 से कर रहे हैं, तो ऐसा x कौन सा हो कि डेल्टा 1 को नॉन जीरो कर दे, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसका मल्टीप्लाई मैं किसी से भी करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो डेल्टा 1 को नॉन जीरो बना दे, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन और लाइन्स हमारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर। लास्ट केस देख लेते हैं, केस 3। केस 3 देख लेते हैं। इफ डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू 0। अब क्या है, डेल्टा भी 0 है, डेल्टा 1 भी 0 है, डेल्टा 2 भी 0 है, हमारा सभी चीज़ें 0 हैं। अब देखिए डेल्टा 0 डेल्टा 1 0, x की कोई भी वैल्यू रख दें तो भी 0, यहाँ पे भी y की कोई भी वैल्यू रख दें तब भी हमें 0 मिलने वाला है। मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। और कैसा होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो कोइंसिडेंट हो गया, कोइंसिडेंट, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, कंसिस्टेंट है, यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, कंसिस्टेंट है। क्लियर। इसको क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि नो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि नो सॉल्यूशन है। और जो केस 1 था हमारा, उसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्ट में। केस 1 था हमारा, क्या था, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2
नॉट इक्वल टू 0, तो इसका क्या आया था, यूनिक सॉल्यूशन लाइंस इंटरसेक्ट यूनिक सॉल्यूशन था, इसलिए कंसिस्टेंट, इसलिए क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर। तो अगर हमारा डेल्टा नॉन जीरो है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 नॉन जीरो है तो हमारा नो सॉल्यूशन मिलने वाला है और लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, और सॉरी यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, और इसका सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा लीनियर इक्वेशंस का। अगर डेल्टा जीरो है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 जो जीरो हैं तो इसका हमें नो सॉल्यूशन मिलने वाला है, और लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो है और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी जीरो हैं तो हमें कैसा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन मिल तो रहा है, इसलिए वो कैसा होगा, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट। क्लियर। नोट करिए, आगे देखते हैं। नोट करने के लिए क्या करिएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स। अगर थ्री लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और वेरिएबल्स कितने हैं, दो ही वेरिएबल हैं, जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, a3x प्लस b3y इक्वल टू c3। अगर कोई भी तीन इक्वेशन दी गई हैं दो वेरिएबल्स के साथ तो ये सिस्टम कब कंसिस्टेंट होगा, ये सिस्टम तब कंसिस्टेंट होगा जो हम अगर फर्स्ट और सेकंड, अगर मैं कहूँ इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, अगर मैं x और y की वैल्यू निकालूँ फर्स्ट टू इक्वेशन से, कोई भी दो इक्वेशन, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से x और y की वैल्यू निकालूं और वो थर्ड इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर दे तो हमारा सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो हमारा सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। जो हमारा सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल है, अगर तीन लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं तो x और y की वैल्यू अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से निकाल रहे हैं और जो उसमें से x और y की वैल्यू निकलेगी और थर्ड में रख देंगे, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हमारा सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर। तो सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टू लाइन को सॉल्व करके जो भी हमें x और y की वैल्यू निकलेगी, अगर वो थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो सिस्टम हमारा कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। इसको क्या बोल सकते हैं हम, सिस्टम कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकेंगे कि हमारी थ्री लाइंस क्या हैं, कॉन्करेंट है। क्लियर। तो लिख लेते हैं पहले, वी विल evaluate x and y from first two equations and if these values satisfy third equation then system is consistent और लाइंस आर कॉन्करेंट। लाइंस कैसी होंगी हमारी, कॉन्करेंट होंगी। कॉन्करेंट मतलब तीनों लाइन एक पॉइंट से पास हो रही होंगी। तो बाय क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल अभी हमने पढ़ा है। क्रेमर्स रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट टू इक्वेशन से हम x और y निकाल सकते हैं। x क्या होगा हमारा, x था हमारा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 था हमारा c1 c2 a1 a2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा क्या था a1 a2 यहाँ पे था, यहाँ था b1 b2, a1 a2 b1 b2, यही था। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 की वैल्यू क्या थी a1 a2 c1 c2 डिवाइड बाय डेल्टा a1 a2 b1
B2। क्लियर, ये हमारी x और y की वैल्यू थी। इसको हम थर्ड इक्वेशन में रखते हैं, पुटिंग x एंड y इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में रखें तो क्या होगा, a3 x की वैल्यू यही है, क्या होगी, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, x की वैल्यू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा प्लस b3 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा इक्वल टू c3। क्लियर, यही होगा। तो a3 इंटू डेल्टा 1 प्लस b3 इंटू डेल्टा 2 माइनस c3 को इस साइड लाएंगे, एलसीएम लेंगे डेल्टा, c3 इंटू डेल्टा इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं, डेल्टा 1 की वैल्यू c1 c2 b1 b2 प्लस b3, डेल्टा 2 की वैल्यू आपकी आई है, क्या थी, यही थी a1 a2 c1 c2 माइनस c3 इंटू डेल्टा की वैल्यू a1 a2 b1 b2। क्लियर, इक्वल टू 0, यही आ रहा है, इक्वल टू 0। अब मैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, देखिएगा बड़ा ही सिंपल है। आई थिंक इट इज विजिबल, यस। तो a3 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, a3 को यहाँ पे, तो ये जो चारों एलिमेंट कहाँ पे आएंगे, ये चारों एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, c1 b1 c2 b2 यहीं पे आएंगे। अब माइनस का आता है, बीच में एलिमेंट क्या आएगा, माइनस का, तो इसको लिख देते हैं c3 यहाँ पे, और इसके लिए एलिमेंट कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा a1 a2 और b1 b2 तो पहले से हैं। फिर यहाँ पे b3 प्लस वाला आता है, b3 क्योंकि डायगोनल है, इसके लिए यहाँ पे एलिमेंट आए थे a1 a2 और c1 c2, तो ये हमारी डिटरमिनेंट बन गई, इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या होगा, 0, ये हमारी डिटरमिनेंट बन चुकी है। अब देखिएगा इसमें क्या करूँ मैं, अगर मैं दो बार इंटरचेंज करूँ, एक बार R1 को R2 से इंटरचेंज करूँ, R1 को R2 से इंटरचेंज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस साइन बाहर आया, R1 और R2 को इंटरचेंज किया तो A1 A2 A3 A1 C1 B1 A3 C2 B3 और यहाँ पे क्या आएगा A2 C2 B2, यही आएगा A2 C2 और B2। क्लियर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर, अब मैं रो 2 को और रो 3 को इंटरचेंज करूं, रो 2 को और रो 3 को इंटरचेंज करूं तो क्या होगा, माइनस साइन फिर से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 C1 B1 A2 C2 B2 और A3 C3 B3। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0। और फिर क्या करें हम इसके बाद कौन सी, हम यहाँ पे क्या लगाया मैंने, यहाँ पे ऑपरेशन लगाया था मैंने, किसको, R2 को R1 से इंटरचेंज किया था, इसलिए माइनस का साइन आ गया था ये। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, R2 को R3 से इंटरचेंज किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करूँगा, अब करता हूँ मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, C1 और C2 और C3 को इंटरचेंज करूँगा और माइनस साइन जो आएगा उसको इस साइड ले जाऊँगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखते हैं फिर क्या रिजल्ट मिलता है हमें रिजल्ट मिलेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0। हमें फाइनल रिजल्ट A मिला कि जो भी हमारी तीन इक्वेशंस थी दो वेरिएबल के साथ, अगर मैं उसका डिटरमिनेंट बनाऊंगा तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो हमारा सिस्टम कैसा होगा, कॉन्करेंट होगा, या सॉरी तीनों लाइन कैसे होंगी, कॉन्करेंट होंगी, या फिर सिस्टम कैसा होगा हमारा, कंसिस्टेंट। किया क्या है हमने, किया ये है, हमने क्या बोला आपको, सिस्टम कब कंसिस्टेंट होगा कि
एक्स और वाई की वैल्यू हमने दो इक्वेशन से निकाली, उसको थर्ड इक्वेशन में रख दिया। तो एक्स की वैल्यू क्रैमर्स रूल से निकाली तो क्या आया, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और वाई की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो थर्ड इक्वेशन में जब रखेंगे तो a3 डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा प्लस b3 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा इक्वल टू c3 डेल्टा 3 सॉरी a3 इंटू डेल्टा 1 b3 इंटू डेल्टा 2, पूरी इक्वेशन में हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा का मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस c3 इस साइड आएगा, c3 इंटू डेल्टा इक्वल टू 0। फिर ओपन किया तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या थी, c1 c2 b1 b2, डेल्टा 2 की वैल्यू a1 a2 c1 c2, और डेल्टा की वैल्यू a1 a2 b1 b2 यही थी। अगर इसको मैंने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के फॉर्म में बनाया, इस प्रकार से बना। फिर हमने कॉलम को स्वैप, पहले रो को स्वैप किया, इंटरचेंज किया मतलब, फिर हमने कॉलम को इंटरचेंज किया, तो हमें सिंपल सा फॉर्म मिल गया कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 की वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो हमारा सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर। तो कोई भी अगर हमें नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर मैं थोड़ा रब करता हूँ। क्या कहा मैंने कि अगर मेरा तीनों इक्वेशन थी, ये सिस्टम कब कंसिस्टेंट होगा, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 और a3 b3 c3 इसकी वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो मेरा सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर इसकी वैल्यू मुझे 0 मिलती है तो मेरा सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। और जो मेरी तीनों लाइन हैं वो कैसी होंगी, कॉन्करेंट होंगी। वो तीनों लाइन कैसी होंगी, कॉन्करेंट होंगी। क्लियर, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इस चीज़ को देखिएगा, अगली बार जहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ हो रही होगी, मैं डायरेक्ट इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा आपके लिए। क्लियर, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल। थ्री लीनियर इक्वेशंस हैं और तीन ही वेरिएबल हैं। तो इक्वेशंस क्या ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये हमने तीन इक्वेशंस ले ली। अब डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा होगा a1, सिमिलरली इसको पूरा लिख देते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। जिस तरीके से हम मैट्रिक्स मेथड में डेल्टा निकाल रहे थे, उसी तरीके मैट्रिक्स मेथड में क्या होता था, हम इसको ए मैट्रिक्स मान लेते थे। इसका क्या करते थे हम, ए मैट्रिक्स में a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3, इसको ए मैट्रिक्स मान लेते थे। और यहाँ पे x y z, इसको x मैट्रिक्स, और इसको d1 d2 d3 को b मैट्रिक्स मान लेते थे। तो क्या मिल जाता था, ax इक्वल टू b मिल जाता था हमें। तो हम a का डिटर्मिनेंट निकालते थे, उसी चीज़ को हम यहाँ पे डेल्टा बोल रहे हैं, तो डेल्टा निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब डेल्टा 1, जैसे अभी हमने जब टू इक्वेशंस थी और टू वेरिएबल थे, तो डेल्टा 1 कैसे निकाला था, डेल्टा 1 निकाला था हमने a1 a2 a3 को हटा के हमने d1 d2 d3 लगा दिया। जो भी x की कोफिशिएंट वाली कॉलम थी उसको हटा के हमने d1 d2 d3 लगा देंगे। जो कांस्टेंट वाला पार्ट है d1 d2 d3, और यहाँ पे b1 b2 b3 और c1 c2 c3। क्लियर। अब इसी को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ क्या है, देखिएगा। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा 1, d1 की जगह यही इक्वेशन रख देता हूँ मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z, और यहाँ पर b1 और यहाँ पर c1। क्लियर। यहाँ पर फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z, यहाँ पर b2, यहाँ पर c2, a3x प्लस b3y प्लस c3z, यहाँ पर b3, यहाँ पर c3। मैंने क्या किया,
डेल्टा वन कैसे निकाला, जो x के कोफिशिएंट वाली कॉलम थी उसको हटा के मैंने कांस्टेंट वाली कॉलम इनपुट कर दी, फिर d1 d2 d3 ये इक्वेशन रख दी। अब यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, जो हमने दो इक्वेशन में लगाया था, अब आप समझ ही गए होंगे। कॉलम 1 में ऑपरेशन लगेगा क्या, कॉलम 1 माइनस b1 में मल्टीप्लाई करना है, c2 में मल्टीप्लाई करना है y का, माइनस c3 में मल्टीप्लाई करना है हमें z का। तो हमें डेल्टा वन क्या मिल जाएगा, डेल्टा वन देखिएगा c1 में से b1 बाय हट गया, a1x बचा, और c1z भी हट गया, तो a1x बचेगा यहाँ पे केवल a1x, यहाँ पे a2x, यहाँ पे a3x, यहाँ पे क्या बचा b1 b2 b3, यहाँ पे c1 c2 और c3। क्लियर, यही बचा। अब x अगर मैं कॉमन ले लूँ, x यहीं पे कॉलम कॉमन ले लेता हूँ, तो x यहाँ से बाहर आ जाएगा, डेल्टा वन इक्वल टू x बाहर आ गया, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास डेल्टा वन इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ से, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, x की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और सिमिलरली x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई है डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, क्योंकि डेल्टा वन क्या आया, x इंटू डेल्टा। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा टू निकालूं तो डेल्टा टू क्या आएगा, यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, d1 d2 d3, तो a1 a2 a3 d1 d2 d3 और c1 c2 c3। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से रिजल्ट मिलेगा हमें डेल्टा वन इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा, सॉरी डेल्टा टू इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा, और वाई की वैल्यू होगी डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू होगी डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। डेल्टा थ्री कैसे निकालेंगे, डेल्टा थ्री हम निकालेंगे जो हमारी थर्ड कॉलम है डेल्टा की, उसमें क्या लगा देना है हमें, d1 d2 d3। तो यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3, और जो थर्ड कॉलम है उसमें c1 c2 c3 को हटा के d1 d2 d3 लगा देंगे। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलने वाला है हमें, डेल्टा थ्री इक्वल टू जेड इंटू डेल्टा, और z की वैल्यू होगी आपकी डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, z की वैल्यू होगी आपकी डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। यही आपका क्रेमर्स रूल भी है, जो हम अभी दो इक्वेशंस के लिए कर रहे थे, टू वेरिएबल के लिए, सेम हमें थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल के लिए करना है। x की वैल्यू होगी हमारी डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू होगी हमारी डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और z की थ्री वैल्यू होगी डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। डेल्टा ये होगा, डेल्टा वन कैसे निकालेंगे, कॉलम वन को हटा के हम d1 d2 d3 लगा देंगे, कॉलम टू को हटा, डेल्टा टू के लिए कॉलम टू को हटा के d1 d2 d3 लगा देंगे, d1 d2 d3 क्या है, कांस्टेंट पार्ट हैं, और डेल्टा थ्री के लिए कॉलम थर्ड हटा के हम d1 d2 d3 लगा देंगे। क्लियर, तो यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सेम वही आएगा कि जब डेल्टा जीरो है, डेल्टा नॉन जीरो है, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री जीरो हैं या फिर नहीं है, उन पे डिपेंड करेगा आपका सिस्टम कैसा है हमारा, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, वो चीज़ भी हम देख लेते हैं। अगर आपको टू वेरिएबल वाली चीज़ नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, अगर आपको टू वेरिएबल वाली चीज़ सही से समझ आएंगे तो इसमें आपको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगने वाली। करना क्या है हमें, पहले तो हम लिख लेते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, मतलब कि डेल्टा वन इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा। वाई की वैल्यू आई हमारी डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, मतलब कि डेल्टा टू इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा, और z की वैल्यू आई हमारी डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, मतलब कि डेल्टा थ्री इक्वल टू जेड इंटू डेल्टा। क्लियर, ये तीन रिजल्ट मिले हैं। अब देखते हैं केस वन। केस वन क्या बोलता है, केस वन बोलता है इफ़ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो और डेल्टा वन बस डेल्टा वन की वैल्यू हमारी
0 के बराबर नहीं है, अगर डेल्टा 1 हमारा 0 के बराबर नहीं है। जो आपने सेकंड केस किया था, जो हम 2 वेरिएबल वाला कर रहे थे, उसमें अभी जो केस 1 मैंने पढ़ाया था उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन रहने दीजिएगा, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। शायद मैंने वहाँ पे ये लिखवा दिया कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन को वहाँ पे हटा दीजिएगा। क्लियर? वो शायद गलती से लिख गया, उस कंडीशन को आप हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन लगेगी केस 1 में कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 तो डेल्टा हमारा 0 के बराबर नहीं है, मतलब कैसा होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन यूनिक है मतलब सॉल्यूशन तो है, कंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा? कंसिस्टेंट होगा। क्लियर? अब केस 2 देख लेते हैं। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अब आएगी ये कंडीशन, अगर हमारा डेल्टा तो 0 है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 0 के बराबर नहीं है, तो देखिए सेम चीज़, डेल्टा 0 है, ए 0 नहीं है, तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू कि मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ नॉन जीरो मिले? x को ऐसी वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा 0, डेल्टा 2 नॉन जीरो, y की ऐसी कोई वैल्यू कि मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ कि नॉन जीरो नंबर मिले? ऐसा हो नहीं सकता। सिमिलरली यहाँ पर तो यहाँ पे x, y, z की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे जिसका मैं मल्टीप्लाई 0 से करूँ और नॉन जीरो मिल जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? नो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा? नो सॉल्यूशन। सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। क्लियर? केस 3। केस 3 क्या है? इफ डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0। डेल्टा तो है ही 0 और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी 0 हो गए, तो क्या होगा? अब देखिए x की डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 भी 0 है, x की कोई भी वैल्यू रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला। डेल्टा 2 भी 0, y भी डेल्टा भी 0, y की कोई भी वैल्यू रख दो, मैं अपना नाम भी रख दूँ यहाँ पे तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाऊँगा, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। y की कितनी वैल्यू रख सकते हैं? डेल्टा 3, डेल्टा 0, z की कोई भी वैल्यू रख दो, आप भी बैठ जाओ वहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सब कुछ में x, y, z की कोई भी वैल्यू रख दें, सब सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सिस्टम कैसा? कंसिस्टेंट। एक छोटी सी जुगाड़ है, आपके लिए छोटी सी जुगाड़ बनाई है, इसको जुगाड़ समझ सकते हैं। इंडिया में क्या चलता है? जुगाड़ सिस्टम ही चलता है हर जगह। कहीं ना कहीं इंडिया वाले अगर कोई ख़राब भी चीज़ होगी उसमें से कुछ निकाल के जुगाड़ बना लेते हैं अपना, तो वही जुगाड़ वाला सिस्टम है यहाँ पे। क्या है जुगाड़? इन द सेंस कि एक शॉर्टकट कि हम कि अपने चीज़ों को मतलब कोई ख़तरनाक जैसी चीज़ दिखने वाली चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में कैसे यूज़ कर लें, वो मैथ में आपका जुगाड़ होता है। तो यहाँ पे देखा हमने, हमें सिर्फ अगर मैं इतना पार्ट याद कर लूँ, ये पार्ट अगर मुझे दिमाग में फीड हो गया, ये फोटो मुझे दिमाग में फीड हो गई, सिर्फ इतना पार्ट, और ये पता है कि डेल्टा क्या है, डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आराम से निकाल लोगे। ये पार्ट आपको अगर क्लियर है, ये फोटो आपको क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का बना सकते हैं। क्लियर? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर वो 2 वेरिएबल वाली होगी तो क्या करना है? जेड को भूल जाना है, ठीक है, रिजल्ट सेम ही रहेंगे। जो डेल्टा 3 और डेल्टा 3 हैं इनको भूल जाएंगे। अगर 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है, अगर 3 वेरिएबल है तो ये आपके सामने ही है। क्लियर? क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बेस पे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर मैं कहूँ बोर्ड एग्जाम, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। तो केस 1 में अगर डेल्टा 0 नहीं है, सबको पता है डेल्टा 0 नहीं होता तो क्या पढ़ा था हमने? इन्वर्स एग्जिस्ट करता था। इन्वर्स एग्जिस्ट करता था मतलब यूनिक इन्वर्स होता था, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैट्रिक्स मेथड में भी देखा था कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन कैसा था हमारा? कंसिस्टेंट था और यूनिक सॉल्यूशन था। अब डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। मैट्रिक्स मेथड याद करिए, मैट्रिक्स मेथड में क्या बताया था? अगर देखिए मैट्रिक्स मेथड में मैंने बताया था, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो, सरकार बनी नहीं बनी,
मतलब इसने 0 बोला, इसने नॉन 0 बोला, कैसा हो गया? इनकंसिस्टेंट। तो वैसे ही इसने 0 बोला, ये सब 0 नहीं है, सिस्टम कैसा हो गया? इनकंसिस्टेंट। चीज़ें वही हैं, मतलब दिमाग में याद कैसे करना है, कोई गवर्नमेंट के नाम से याद करेगा, कोई किसी तरीके से याद करेगा, तो हमें दिमाग में याद करके रखना है कि चीज़ें हो क्या रही हैं। और वैसे भी अगर हम सीधे सीधे अगर हमें याद नहीं करना है तो हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए क्या समझाया था आपको कि डेल्टा 0 है, ये 0 नहीं है, डेल्टा 0 है, ये 0 नहीं है। एक्स का कोई नंबर होगा ऐसा कि मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ नॉन 0 मिल जाए? हो ही नहीं सकता, इसलिए नो सॉल्यूशन। आपको जैसे याद रखना हो, आपके मन में जैसा हो जाए, खुश रह के याद करना है, मतलब रो के याद नहीं करना है, रो के पढ़ाई नहीं होती है। कैसे पढ़ाई होती है? खुश हो के पढ़ाई होती है। क्लियर? तो खुश रहिए हमेशा। नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। अगर सब कुछ 0 हो गया तो भैया सब कुछ 0 है, तो एक्स और वाई जेड की वैल्यू कुछ भी रख दो तो क्या मिलने वाला है हमें? कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। क्लियर? नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। आपको बताया गया है लास्ट लेक्चर में कि होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। तो एक सेट लेता हूँ मैं, इसका डायरेक्ट रिजल्ट बताऊँगा मैं आपको। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। तो जो हमारे राइट हैंड साइड में है ये क्या, अगर ये सारे 0 हैं तो हमारी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगी। क्लियर? इसके दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं और जो टर्म्स यूज होते हैं तो वो होते हैं आपके ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये वर्ड आपके यूज होते हैं एग्जामिनेशन में और हैं भी। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0 ले लूँ, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू मैं 0 0 ले लूँ, वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, ये क्या होता है? आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, मतलब कि ये आपका हमेशा सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? ये आपका हमेशा सेटिस्फाई करने वाला है। अब अगर कोई बोले कि इस इक्वेशन के सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो मैं क्या बोलूँगा इसका कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 है। क्लियर? अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा और क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 नहीं है और तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर? तो मतलब कि जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा, इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब नहीं करने की कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल, सबसे पहले तो नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या था कि एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, ये क्या होगा आपका? ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन निकालते हैं। देखिए, इसमें करना क्या है, जो शुरू की दो इक्वेशन दी गई हैं इनकी यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें और थर्ड इक्वेशन में रख दें। जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है इनकी हेल्प से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें और हम थर्ड इक्वेशन में रख दें। तो जो भी हमें कंडीशन मिलेगी वही क्या हो जाएगी? हमारी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हम निकालेंगे कैसे? देखिए, अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे? आई थिंक क्लियर दिख रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। तो कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, x अपॉन कैसे सॉल्व करते थे? b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू y अपॉन y की वैल्यू a2 c1 माइनस c2 a1 इक्वल टू z अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू k मान लेते हैं कोई भी कांस्टेंट। अब x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आई b1 c2 माइनस c1 b2 इंटू k। y की वैल्यू क्या आई?
A2C2 सॉरी y की वैल्यू क्या आई है, A2C1 है, A2C1 माइनस C2A1 इंटू के, z की वैल्यू क्या आई है, z की वैल्यू आई आपकी A1B2 माइनस A2V1 इंटू के। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई है, उसको हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे, जो भी हमें कंडीशन आएगी वही क्या हो जाएगी हमारी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब एक्स वाई जेड की वैल्यू जो हमें शुरू की दो इक्वेशन से मिली है वो थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाए तो हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। अगर नहीं करती है तो हमारा केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर। तो इसकी कंडीशन जो होगी, जो आप रखेंगे, आप रख के देखिएगा। मैंने आपको अभी जब 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल में करा था, सेम उसी तरीके से आप करिएगा तो आपको कंडीशन मिलेगी। कंडीशन जो होगी आपकी वो होगी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो यही क्या होगी हमारी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू कहाँ रखूँगा, थर्ड इक्वेशन में रखूँगा, तो मुझे एक कंडीशन आपको मिलती है। अगर ए आपकी 0 है तो हम कहेंगे कि हमारा जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। जो हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। तो इसको अब शॉर्ट में लिख लेते हैं हम कि हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाला। नोट करना हो कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या कंडीशन निकाली हमने। तो डेल्टा क्या आया हमारा, डेल्टा यहाँ पे आया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। केस 1, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा हमारा 0 नहीं है, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे, केवल एक ही सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और केस 2, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल तो होगा ही, ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है तो हमें नो सॉल्यूशन मिल जाए, नो सॉल्यूशन का कोई केस ही नहीं बनता है। अगर डेल्टा अगर 0 हो गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा अगर 0 नहीं है तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ हमें क्या दिमाग में आई कि अगर होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, डेल्टा अगर 0 नहीं है तो हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलना है। इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में आपका नो सॉल्यूशन वाली चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर। अगर डेल्टा 0 है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। और अगर डेल्टा 0 हो गया तो ट्रिवियल भी एग्जिस्ट करेगा, नॉन ट्रिवियल भी एग्जिस्ट करेगा, और कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। इस लेक्चर को अगर आपको पहली बार में ना आए समझ में तो फिर से देखिएगा, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर। आप इसको नोट्स बनाते जाइएगा, और एक बार आप नोट्स को फिर से देखेंगे ना तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आपकी जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर होते जाएंगे। क्लियर। आज के लिए थैंक यू।